डेट है आज 9 मार्च 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज थेयम। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर में। थेयम एक डांस है, ये एक स्पिरिचुअल डांस है, रिचुअल डांस है। रिचुअल का मतलब होता है रीति रिवाज। ये वर्शिप की तरह डांस किया जाता है, यानी कि भगवान की पूजा की जाती है इस डांस के जरिए। केरल और कर्नाटक में ये परफॉर्म किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि ये डांस फॉर्म कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, केरल और कर्नाटक में। कुछ इस तरह से इसमें पोशाक ड्रेस पहनी जाती है, उसके बाद ये परफॉर्म किया जाता है। ये 1000 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन है, रिचुअल है, कस्टम है। यहाँ के रीति रिवाज हैं हजारों साल पुराने, यहाँ पे निभाए जाते हैं केरल और कर्नाटक में। जो पीपल हैं उनको थय्यम समझा जाता है, क्योंकि वो ड्रेस पहन के ये थय्यम का रोल प्ले करते हैं और परफॉर्मेंस देते हैं, अपनी डांस परफॉर्मेंस। और जो भगवान है थय्यम, उनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं ये डांस फॉर्म परफॉर्म करके, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। जो थय्यम है देखो, वो कोई मैन भी हो सकता है, वुमन भी हो सकता है। यूपीएससी इस तरह से पूछ लेती है कि थय्यम को सिर्फ मैन परफॉर्म कर सकता है क्या, या ओनली वुमन परफॉर्म कर सकती है। तो ये बात याद रखना, कोई भी परफॉर्म कर सकता है, आदमी या औरत कोई भी परफॉर्म कर सकेगा इसको। जो मोस्ट थयम्स होते हैं वो ऐसा मानते हैं कि वो भगवान शिव या शक्ति के इनकारनेशन होते हैं। यानी कि इनकारनेशन का मतलब होता है अवतार। गॉड शिवा और शक्ति के अवतार होते हैं वो। और ये हिंदुइज्म धर्म में जो डेटी हैं, प्रिंसिपल डेटीज, उनके साथ ही एसोसिएशन है इनका। डेटीज का मतलब देवता, हिंदू धर्म में देवता, उनके साथ ये एसोसिएशन है। लगभग 400 से ज़्यादा थयम्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इम्पोर्टेंट हैं इस कम्युनिटी के लिए, केरल और कर्नाटक में। जो मेजर टाइप्स के थयम हैं वो हैं जैसे विष्णु मूर्ति। विष्णु मूर्ति हैं ये, इसमें केवल दो हैं थयम, एक तो देव अवतार और विष्णु मूर्ति। ये जो थयम है ये भगवान विष्णु के इनकारनेशन माने जाते हैं। इनकारनेशन मतलब अवतार माने जाते हैं, ये देव अवतार और विष्णु मूर्ति। ये थयम स्टोरी बताते हैं। ये पालन थाई कानन, ये थे एक ग्रेट डिवोटी थे लॉर्ड विष्णु के, भगवान विष्णु के ये भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे ये पालन थाई कानन। तो ये थयम इनकी स्टोरी बताते हैं, ये थयम देव अवतार और विष्णु मूर्ति। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट थयम है गुलिकन। गुलिकन ऐसा माना जाता है ये यम के इनकारनेशन है, यम के अवतार हैं। और यम कौन है, देखो ये हिंदू गॉड है डेथ और जस्टिस के, मृत्यु और न्याय के ये भगवान माने जाते हैं यम। यम पता है आपको, जब मानते हैं हिंदू धर्म में कि जब आदमी मर जाता है तो यमराज आते हैं, वही वाले यम हैं ये, जो लेके जाते हैं आत्मा को। जो इंडियन मैथोलॉजी है, यानी कि इंडियन भारतीय जो माइथोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग गुलिकन है जो, ये एक योद्धा है भगवान शिव के ही, भगवान शिव के ही एक इम्पोर्टेंट वॉरियर हैं, योद्धा हैं, जो भगवान शिव के कहने पे काम करते हैं यम, और मृत्यु के बाद इंसान को लेके जाते हैं। नेक्स्ट थयम है कुट्टी चत्थन। जो कुट्टी चत्थन है ये ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते हैं थयम। जो परफॉर्म करते हैं ना, कुट्टी चत्थन का किरदार निभाते हैं डांस परफॉर्म में, वो ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते हैं। और ये कुट्टी चत्थन जो थयम हैं, ये ऐसा माना जाता है ये विष्णु माया में लॉर्ड शिव से ही ओरिजिनेट हुए हैं, भगवान शिव से ही इनकी उत्पत्ति हुई है कुट्टी चत्थन की। तो इनके लिए डांस परफॉर्म किया जाता है कुट्टी चत्थन के नाम से। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इस मंत्रालय की ये स्कीम है, इसने ये लॉन्च की है। ये लॉन्च तो पहले कर दी थी, अब इस स्कीम में एक और नई स्कीम लॉन्च की है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन में। वो क्या है, वो है डोनेट ए पेंशन स्कीम। डोनेट का मतलब होता है दान करना, और पेंशन आप जानते हो मंथली जो पेंशन देती है सरकार, या किसी की भी पेंशन आती है, सरकारी कर्मचारी रहा हो पहले। डोनेट ए पेंशन स्कीम का मतलब क्या है, ये स्कीम इसलिए चलाई गई है, जो मानधन ये थी ना, मानधन स्कीम, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम, इसको ही आगे इनकरेज करेगी इस स्कीम को। इस स्कीम में क्या था, इस स्कीम में जानते हैं पहले क्या था, बाद में फिर इस स्कीम के बारे में जानेंगे। डोनेट ए पेंशन स्कीम, पहले प्रधानमंत्री जो श्रम योगी मानधन स्कीम है ये लॉन्च की थी 2019 में।
ये स्कीम इसलिए लॉन्च की थी ताकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है ऐसे सेक्टर जहां पे वर्कर को, कर्मचारी को ना तो पेंशन मिलती हो, ना ही उन्हें कोई सिक्योरिटी मिलती हो जॉब की, ना ही उन्हें कोई ऐसे फैसिलिटी मिलती हो जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलती है। जैसे मान लो भाई साहब कोई गवर्नमेंट अफसर है या कोई लिमिटेड कंपनी में, एमएनसी कंपनी में काम करता है, तो उसके रिटायरमेंट के बाद उसका पीएफ भी जमा होता रहता है, पीएफ भी मिलता है, पेंशन फंड, और उसे छुट्टी भी मिलती है, संडे की छुट्टी मिलती है, और जैसे त्यौहार होते हैं उनकी छुट्टी मिलती है। लेकिन अगर कोई वर्कर मान लो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, जैसे मान लो कोई डोमेस्टिक वर्कर है, घरों में काम करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, या फिर कोई ड्राइवर है, हेल्पर है, काम करते हैं, तो ये सब क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, क्योंकि इनको ना तो कोई छुट्टी इनकी फिक्स होती है, 30 दिन, महीने के 30 दिन इन्हें काम करना पड़ता है, और ना ही कोई त्योहार की छुट्टी होती है, कोई ज़रूरी नहीं है, वो मालिक के ऊपर है दे या ना दें। और पेंशन की तो फैसिलिटी कोई होती ही नहीं है, जब तक काम कर रहे हैं जब तक पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं, इनको ही भाई साहब पेंशन फैसिलिटी देने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई थी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने। ये मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इस मंत्रालय ने चलाई थी। 18 से 40 साल के बीच में जो भी आदमी है और 15,000 से कम कमाते हैं पर मंथ, एक महीने में जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, वो इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं, जो 18 से 40 साल की एज के ग्रुप में है। उन्हें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, पर ईयर, एक साल में 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक, वो उनकी एज पे डिपेंड करता है। अगर वो 40 साल के करीब है तो उन्हें 200 रुपये पर ईयर देने पड़ेंगे। अगर उनकी एज 18 साल के लगभग है तो 55 ईयर, मतलब 55 रुपये पर ईयर देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होता है, देखो गवर्नमेंट जितना रुपये ये देते हैं उसका डबल कर देती है, और ये जमा होते रहते हैं उसके खाते में। अब फिर जब उनकी 60 साल की एज हो जाती है, जब उनको गवर्नमेंट पर मंथ 3,000 रुपये पेंशन के तौर पर देगी, समझ रहे हो। यानी कि जैसे एक सरकारी कर्मचारी रिटायर होने के बाद पेंशन हासिल करता है, इसी तरह से उनको भी पेंशन दी जाएगी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को। तो इसी स्कीम को और आगे बढ़ाने के लिए ये डोनेट ए पेंशन स्कीम लॉन्च की है। इसमें कोई भी सिटीजन, नागरिक, जैसे मान लो किसी के घर में कोई काम करता है कर्मचारी, वर्कर है या ड्राइवर है, हेल्पर है या डोमेस्टिक वर्कर है, घरों में काम करता है किसी का भी, या केयर गिवर है, नर्सिस है कोई हाउस होल्ड में या किसी एस्टेब्लिशमेंट में, तो उनका जो भी मालिक है, कोई भी सिटीजन है, नागरिक है हमारे भारत का, वो क्या है, उनके बिहाफ में, उनके हेतु जो कर्मचारी काम कर रहा है, जैसे मान लो ए आदमी बी आदमी के घर में काम करता है। अब ये बी आदमी क्या है, इस पेंशन स्कीम में ए आदमी के बदले ये प्रीमियम दे सकता है। प्रीमियम मतलब वो 55 से 200 रुपये की राशि थी ना, वो दे सकता है। लेकिन इसमें यह है कि बी आदमी क्या है, एक साल में मिनिमम 660 से लेके 2400 रुपये तक वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि एज कितनी है बेनिफिशियरी की, यानी कि ए आदमी जिसके लिए वो दे रहा है 660 2400 रुपये, उसकी एज कितनी, 18 साल है तो 660, अगर 40 साल के लगभग है तो 2400 रुपये वो कंट्रीब्यूट कर सकता है उसके बिहाफ में। नेक्स्ट टॉपिक है समर्थ इनिशिएटिव फॉर वुमेन, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो इतना याद रखना है, हर साल कोई सा भी पेपर उठा कर देख लेना भाई साहब आप, यूपीएससी मेंस में हर साल महिला से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एक नहीं बहुत सारे। जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 3 में, जीएस पेपर 4 में और एसए में, सब में आते हैं भाई साहब। और जिसका ऑप्शनल है ना, ऑप्शनल में भी चाहे कोई सा भी ऑप्शनल है किसी का भी, चाहे हिस्ट्री है, चाहे पॉलिटी है, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे ज्योग्राफी है, कोई सा भी टॉपिक उठा के देख लेना भाई साहब। जो ऑप्शनल का भी पेपर 2 आता है, ऑप्शनल का भी सेकंड पेपर जो होता है, हर एक ऑप्शनल का पेपर सेकंड करंट से रिलेटेड होता है, करंट से। और ऑप्शनल के लिए भी पता है क्या करना है आपको, कुछ भी ना कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत है। अगर कोचिंग लेते रहे तो भाई साहब मेरी तरह आपको जवानी वेस्ट करनी पड़ेगी ऐसे यूट्यूब पे पढ़ा के, क्योंकि कोई व्यूज भी नहीं आ रहे हैं फिर भी मैं वेस्ट कर रहा हूँ टाइम, समझ रहे हो ना आप। अगर आपको क्या है, कोचिंग नहीं करोगे तो फिर कैसे करोगे, कोचिंग में फंसे रह जाओगे भाई साहब। ये आपको डरा देते हैं जाते ही, क्या बोलते हैं कि 3 से 4 महीने में ये कोर्स कराते हैं, कभी कभी लंबा खींच देते हैं, उसके बाद भी
ये आपको डराते रहेंगे कि इतना सारा आपको पढ़ा देंगे और वो पेपर में आपके कुछ काम आने वाला है नहीं। फिर क्या काम आएगा भाई साहब? यूपीएससी ने सिलेबस दिया है ऑप्शनल का, हर एक ऑप्शनल का, वो सिलेबस उठाओ। जो भी टॉपिक सिलेबस में है ना, उस टॉपिक से बाहर कभी ऑप्शनल में कुछ पूछता नहीं है। वो टॉपिक, एक एक टॉपिक उठाओ और नोट्स बनाओ, गूगल से, कहीं से भी, बुक से भी। अपने नोट्स बनाने के बाद क्या करोगे आप? लास्ट 10 ईयर के ऑप्शनल के पेपर देखोगे, कम से कम 50 से 60% क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके लास्ट 10 ईयर के ही। अगर किसी ने देखे होंगे तो भाई साहब कर लोगे, नहीं तो आप बहुत सारे, एक तो पहली बात, जब आप कोचिंग में जाओगे ना, कोचिंग लेने के लिए, कोचिंग वाले आपके दिमाग में ये ठूस देंगे कि यूपीएससी ऐसा थोड़ी नहीं हलवा है कि यूपीएससी तो क्वेश्चन मतलब रिपीट ही नहीं करता, ये ठोक देंगे। अब आपके दिमाग में वही चलता रहेगा, कभी क्वेश्चन पेपर देखते नहीं उठा के कि रिपीट करता नहीं करता, और आप वही रट्टे मारते रहते हो जो वो पढ़ाते हैं। तो भाई साहब इस पे बिलीव नहीं करना है। आपको क्या करना है? लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। खुद गूगल से सर्च करो, बुक से करो, कहीं से भी करो, नोट्स बना के रट्टे मार लो। वही समझ रहे हो? कोई कंसेप्ट वंसेप्ट भी क्या है, रट्टे मारोगे तभी तो कंसेप्ट याद होगा भाई साहब। बिना रट्टे मारे याद हो जाएगा आपको कंसेप्ट? कि मुझे तो भाई साहब कंसेप्ट याद होता है, मुझे रट्टे नहीं लगते। एक बात बताओ, आपने आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी पढ़ ली, अब क्या है, जब आपको वो रट्टे लगी होगी, याद होगी, रट रखी होगी, तभी तो आप लिख पाओगे। चाहे कॉन्सेप्ट कह लो उसको, चाहे रटना कह लो, बात एक ही है। बहुत होशियार लोग कंसेप्ट बोल देते हैं भाई साहब, जो रटने वाले नाम ले देते हैं उन्हें बेकार बोल देते हैं। अब आपकी मर्जी कैसा करना है आपको। तो यहाँ हम बात कर रहे थे समर्थ इनिशिएटिव की। वुमेन से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में जरूर आता है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो उसमें ये भी पूछता है कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए, नहीं भी पूछता है तो आपको क्या है, कंक्लूजन में लिखना होता है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए और क्या लेने की जरूरत है। तो समर्थ इनिशिएटिव वुमेन के लिए है, ये आपको वहाँ कोट करना पड़ेगा क्वेश्चन में, अगर लिख दोगे तो आपके मार्क्स अच्छे बढ़ेंगे। तो समर्थ इनिशिएटिव है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, एमएसएमई की ये स्कीम है भाई साहब। एक तो ये मंत्रालय आपको जरूर याद होना चाहिए किस मंत्रालय की है, क्योंकि प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये समर्थ स्कीम है, जो इसकी फुल फॉर्म है स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वुमेन। तो ये स्कीम आपको इतना याद रखना है, एक तो ये 2022 में 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे होता है, तब लॉन्च किया। और किस लिए? वुमेन को इनकरेज करने के लिए, ऐसी महिलाएं क्रिएट करना, यानी कि ऐसी महिला बनाना जो एंटरप्रेन्योर हों, यानी कि जो उद्योगपति हों, जो क्या है बिजनेस खोलें अपना, उनमें ऐसी स्किल डेवलपमेंट करें ताकि वो बिजनेस कर पाएँ। मिनिस्ट्री इस पर भी फोकस कर रही है कि स्किल डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस दिया जाए वुमेन को। और जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है उसमें कम से कम 20% सीट वुमेन के लिए अलोकेट हों, वुमेन के लिए अलोकेट हों। लगभग इससे 7,500 से ज़्यादा महिलाओं को फ़ायदा होगा। और इससे 20% जो कम से कम एमएसएमई के बिजनेस डेलीगेट हैं वो जाए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एग्जीबिशन में, और ये मार्केटिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करें वुमेन एंटरप्रेन्योर को। जो भी मान लो ऐसी छोटे लघु उद्योग हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो वुमेन चलाती हैं, उनको फ़ायदा हो, मार्केटिंग मिले। यानी कि मिनिस्ट्री वुमेन को सहायता पहुंचाना चाहती है जो भी ऐसी उद्योगपति हैं, और आगे भी उद्योगपति और क्रिएट करना चाहती हैं जो महिलाएं उद्योगपति हों, यानी कि ऐसी कंपनियां चलाएं, फैक्ट्री चलाएं और लोगों को जॉब दें। नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइनेक्स। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतना जानना है स्लाइनेक्स है क्या। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, नवल एक्सरसाइज, यानी कि इंडियन नेवी और श्रीलंका की नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। 7 मार्च 2022 से स्टार्ट हुई है इस साल विशाखापत्तनम में। स्लाइनेक्स जो एक्सरसाइज है, इसका फ़ायदा क्या है? दोनों की जो नेवी है उनमें देखो एक्सचेंज होती है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है एक दूसरी नेवी के पास, यानी कि इंटर ऑपरेबिलिटी इन्हेंस होती है, बढ़ती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है दोनों नेवीज़ के बीच में। मैरी टाइम ऑपरेशन करते हैं, यानी कि समुद्र में ऑपरेशन करते हैं सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हूतीज़। ये हूती कौन है? ये भाई साहब इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं हूती। ये एक आर्म्ड रिबल ग्रुप है, आर्म्ड रिबल ग्रुप है, ये विद्रोह करता रहता है। जियादी शिया कम्युनिटी से है ये, जियादी शिया मान लो कास्ट है, कम्युनिटी, मुस्लिम ग्रुप में ही 2 सेक्ट होती हैं, शिया और सुन्नी, उस ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं हूतीज़।
ये यमन में है। यमन आप जानते हो कहाँ पे, ये सऊदी अरबिया आपको मैप पे दिखाई दे रहा है, सऊदी अरबिया के पास ये यमन है, यहाँ से बिलोंग करते हैं ये गवर्नमेंट के विरुद्ध ये विरोध करते रहते हैं गवर्नमेंट को, यमन की गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं ये। और यमन में जो साडा प्रोविंस है, एक साडा प्रोविंस नॉर्थ वेस्ट एरिया में, यमन का जो ये नॉर्थ वेस्ट एरिया है यहाँ पे ये मेनली रहते हैं ट्रेडिशनली हुतीज। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नर्स एड्रेस। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नर एड्रेस का मतलब गवर्नर जो राज्यपाल होते हैं स्टेट के, वो जो संबोधन देते हैं हाउस में, विधानसभा में, स्टेट की लेजिस्लेचर में, तो उसको बोलते हैं गवर्नर एड्रेस। अभी न्यूज में इसलिए है, वेस्ट बंगाल में और तेलंगाना में ऐसे केस हुए हैं जहाँ पे गवर्नर ने एड्रेस नहीं किया हाउस को। दोनों हाउस को इकट्ठा बुलाते हैं। मान लो किसी स्टेट में 2 हाउस हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली भी, विधानसभा भी, हिंदी में विधानसभा, इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। या दूसरा हाउस भी होता है स्टेट में, लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिंदी में बोलते हैं उसको विधान परिषद। तो अगर 2 हाउस होते हैं तो दोनों हाउस को इकट्ठा बुला के गवर्नर संबोधन करते हैं, अपना भाषण देते हैं। कब कब देते हैं वो जानेंगे इसमें आगे। देखो गवर्नर एड्रेस करने वाले थे बजट सेशन को वेस्ट बंगाल के को, लेकिन कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। लोगों ने वहाँ पे जो एमएलए बैठे थे यानी कि विधायक, उन्होंने स्लोगनिंग की। ये स्लोगनिंग का मतलब होता है नारे देना। चाओस क्रिएट किया, चाओस मतलब हुड़दंग बोलते हैं ना हिंदी में, हुड़दंग वगैरह, प्रोटेस्ट विद्रोह वगैरह स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट डे पे विधानसभा में जो यहाँ पे वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ जी, वो अपना एड्रेस कर नहीं पाए, यानी कि संबोधन नहीं दे पाए, स्पीच नहीं दे पाए। तेलंगाना में भी ये देखने को मिला। बजट सेशन में ये जो गवर्नर है, गवर्नर की एड्रेस के बिना ही सेशन स्टार्ट कर दिया गया। यहाँ के गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन, ये स्पीच नहीं दे पाए, इनकी स्पीच के बिना ही सेशन स्टार्ट कर दिया। जनरली होता क्या है, आर्टिकल 176 क्लाउज 1 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इस आर्टिकल के अंदर जब भी स्टेट लेजिस्लेचर में उसका सेशन स्टार्ट होता है, साल का फर्स्ट सेशन और इलेक्शन होने के बाद फर्स्ट सेशन, जब भी जनरल इलेक्शन होंगे असेंबली के, विधानसभा के एमएलए चुन के आएंगे, जब सीएम बनते हैं, तो जब भी पहला सेशन होता है न्यूली क्रिएटेड असेंबली का, तो पहले सेशन में और साल के पहले सेशन में यानी कि 2 टाइम पे गवर्नमेंट जो मतलब गवर्नर एड्रेस करते हैं, यानी कि संबोधन देते हैं। अगर किसी स्टेट में 2 हाउस है तो दोनों हाउस को इकट्ठा बुला के करते हैं, और 1 हाउस है तो 1 हाउस के सामने अपना एड्रेस देते हैं, संबोधन देते हैं, यानी कि हाउस को समन करते हैं, बुलाते हैं और सेशन में अपना एड्रेस करेंगे। लेकिन हुआ क्या है, अभी तेलंगाना और वेस्ट बंगाल में बिना एड्रेस के सेशन करवा दिया गया। तो इसमें क्या क्या होता है जब एड्रेस करते हैं, अपनी स्पीच देते हैं जो गवर्नर, इसमें होता है कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने प्रीवियस ईयर में क्या क्या हासिल किया, क्या क्या एक्टिविटी की, क्या क्या अचीवमेंट किया, और क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की, और इसमें इंटरनल प्रॉब्लम क्या है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। फिर ये डिस्कशन होता है गवर्नर की एड्रेस पे। जब जैसे ही गवर्नर एड्रेस करते हैं, संबोधन देते हैं, उनकी स्पीच जो दी है वो हाउस में सर्कुलेट की जाती है, उस पर डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। और ये स्पीकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से कंसल्टेशन करके, उस हाउस में ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, उससे कंसल्टेशन करके, सहमति लेके, यानी कि उससे चर्चा करके फिर टाइम अलोकेट करते हैं कि गवर्नर के एड्रेस पे डिस्कशन कब तक किया जाए। फिर ये मोशन है, डिस्कशन किया जाता है। ये जो रूलिंग पार्टी के मेंबर होते हैं उस मोशन को, यानी कि वो कागज़ जो होता है गवर्नर का एड्रेस, उस मोशन को मूव करते हैं हर एक मेंबर के पास, और फिर दूसरे मेंबर क्या है उस पे चाहे तो पहले तो जनरल डिस्कशन होता है। जनरल डिस्कशन के बाद क्या होता है, जनरल डिस्कशन के बाद उस पे चाहे तो मेंबर उस पे अमेंडमेंट भी, संशोधन के लिए भी बोल सकते हैं। और इसको देखो मोशन ऑफ थैंक भी बोलते हैं। मोशन ऑफ थैंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो गवर्नर ने एड्रेस दिया है उसका धन्यवाद करते हैं वो। तो ये स्पीकर कंसीडर करते हैं कि क्या अमेंडमेंट कौन सा अप्रोप्रिएट है, कौन सा नहीं है, यानी कि जो स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं हाउस के, वो कहते हैं कि कौन सा ये अप्रोप्रिएट है अमेंडमेंट संशोधन करना और कौन सा नहीं है। फिर उसमें संशोधन किया जाता है, नहीं तो नहीं किया जाता है।